सो जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है आपका चैप्टर 3 ऑप्टिक्स में। ठीक है। सो चैप्टर 3 जो है बेसिकली वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट पे। ठीक है। मतलब प्रिज्म के ऊपर बात करेंगे। सो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट फॉल करेंगे तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है ना। तो प्रिज्म के ऊपर ही हम काम करेंगे अब। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम प्रिज्म के ऊपर प्रिज्म फार्मूला ड्राइव करेंगे, कुछ और रिलेशन है प्रिज्म की वो ड्राइव करेंगे, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसके एग्जांपल्स हैं, और बस इतना ही है। ठीक है। सो शुरू करते हैं कि जो प्रिज्म है बेसिकली वो होता क्या है। प्रिज्म सबने देखा है कि जैसे उसको मैं सामने वाला व्यू आपको ये दिखा देता हूँ ऐसे। तो इसमें ये वाला सरफेस जो होता है ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और ये वाला भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और ये दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है। ये जो होता है ये होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये। ठीक है। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये भी आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच एंगल होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, और इसका सिंबल होता है ए। सो व्हाट इज ए? एंगल ऑफ प्रिज्म। सो बेसिकली जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो मोस्ट ऑफ द प्रिज्म्स में कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। ठीक है। सो यदि हम बात करें तो ये जो सामने आपके दिख रहा है डायग्राम, और प्रिज्म के लिए हम एक रिलेशन ड्राइव करेंगे, और जो रिलेशन है बेसिकली वो जो इसमें कुछ एंगल्स वगैरह आपको दिख रहे हैं। ठीक है। जो एंगल आपको दिख रहे हैं उनके ऊपर बात करेंगे, और फिर ये जो आपका आई दिख रहा है इस फिगर में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो आपका ये देखिए। सो ये आपका देखो, ध्यान सुनेंगे, जैसे प्रैक्टिकल भी करेंगे आप अपनी लैब में कि ये प्रिज्म हम पेपर के ऊपर रखेंगे, प्लेन शीट लेंगे पेपर की और उसको प्रिज्म रखेंगे, और फिर उसमें हम स्टडी करेंगे कि जो पाथ है रे का वो इसमें कैसे होता है। ठीक है। तो पाथ ऑफ रे ऐसे चलता है, जैसे इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर पड़ी ओपी, ये दिख रही है आपको ओपी। ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है इधर मीडियम कौन सा हो गया, ये रेयर प्रिज्म ग्लास से बना होता है, तो बीच वाला मीडियम कौन सा हो गया, बोलो डेंसर ग्लास है ना ये, और इधर फिर रेयर हो गया। ठीक है। सो रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल इधर ब्लेंड होगी। ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ करो, तो कोई नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये जो आपका डॉटेड दिख रहा है यहाँ कर्सर चल रहा है ये नॉर्मल है। ठीक है। सो नॉर्मल ने ये एंगल कितना बनाया बोलो, ये वाला टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री नॉर्मल इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। ठीक है। और फिर जैसे ही रे रेयर से डेंसर की तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, यदि ना बेंड होती तो ऐसे जाती ये डॉटेड, तो इस तरफ बेंड होगी, ये देखो ये। ठीक है। ये जो इसका पाथ है ये ऐसे इंसिडेंट हुई, और फिर यहाँ से रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो ये आ गई। फिर ये डेंसर में ट्रैवल कर रही है तो इस पॉइंट के ऊपर फिर इसको रेयर मीडियम की तरफ निकलना है। तो डेंसर से रेयर जब जाती है तो नॉर्मल से अवे बेंड होती है। पहले इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो, तो ये आ गया नॉर्मल, देखो ये डॉटेड, ये दिख रहा है आपको, यहाँ कर्सर चल रहा है एंड डैश क्यू ओ, ये नॉर्मल आ गया इस पॉइंट पे। तो अगेन इस नॉर्मल ने इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ यहाँ तक कितना एंगल बनाया बोलो, ये एंगल इज आल्सो 90 डिग्री, ये वाला। क्योंकि नॉर्मल जो है वो सरफेस से कितना एंगल बनाता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया, देखो ये, और ये वाला एंगल भी 90 हो गया। ठीक है। तो ये क्या हो गया बोलो, नॉर्मल। क्या हो गया ये? नॉर्मल। ठीक है। तो यहाँ से डेंसर से डायरेक्ट तरफ जा रही है तो नॉर्मल से अवे बेंड होगी, तो ये देखो ये अवे बेंड हो गई है। सो ये जो आपको, तो ये पाथ ऑफ रे जो है वो मैंने, जो रे का रास्ता है प्रिज्म के अंदर, ये प्रिज्म को जब रे ऑफ लाइट पड़ी, दिस इज इंसिडेंट रे ओपी, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे पी क्यू फॉर दिस सरफेस जेड बाई, दूसरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रिज्म का, इसके लिए ये इंसिडेंट रे बन गई और ये रिफ्लेक्टर रे हो गई। ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको बताया नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। और ये जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल जा रहा है, देखो तो ये एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 बोल देते हैं। ठीक है। तो जैसे ये रे यहाँ पड़ी तो ये नॉर्मल के साथ इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक R2 मान लेते हैं, और जब बाहर ये निकली तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे वो ई है, इसको बोलते हैं स्पेशली एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 R2 अंदर वाले एंगल जो दिख रहे हैं, और ई एंगल ऑफ इमर्जेंस है, और ये मैंने बताया कि ये व्हाट इज कैपिटल ए एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है। अब इस रे को देखो ना, रास्ता इसका ऐसे हुआ जैसे कर्सर चल रहा है, रेड रेड जो दिखाया जा रहा है। ठीक है। अच्छा यदि मैं ऐसा करूं कि, ध्यान सुनेंगे, कि यदि ये रे बैंड ना होती तो कैसे जाती है, जैसे कर्सर चल रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो ये चली,
और फाइनली यहाँ से मर्ज आउट हुई ऐसे क्यू आर के अलाउंग, तो इसको बैकवर्ड लाओ और ये लाए 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 ये बेसिकली अपने पाथ से कितना डेविएट हुई डेल्टा एंगल, ये एंगल जो है ये वाला ये है डेल्टा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो ये एंगल्स है इसमें। तो ये आई प्लस ई करेंगे वो आ जाएगा डेल्टा प्लस ए, ये प्रूव करने चले आप। ये जो आई प्लस ई होता है वो डेल्टा प्लस ए होता है, ये प्रूव करना है आपने। प्रूव दैट फॉर प्रिज्म जो आई प्लस ई होता है वो डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये करना है प्रूव। शुरू करते हैं, बड़ा सिंपल सा है, देखो ज्योमेट्री है इसमें सिंपल सी। सो इस डायग्राम में आपको देख ही रहे हैं कि आई जो है एंगल बेसिकली, ये मान लिया हमने एंगल 1, ये 2 मान लिया और ये 3 मान लिया, ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, ठीक है। सो ये दो लाइनें देखो ऐसे क्रॉस हो रही है, ऐसे ऐसे ये ऐसे, तो ये एंगल जो होगा बेसिकली दो लाइनें यहाँ टूटी हुई हैं, ये तो ये और ये दोनों टूटे, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। इस एंगल में कितने एंगल हैं, 1 है और R1 है, तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस R1 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल आई जो है बेसिकली वो हो गया, बोलो क्या हो गया, एंगल 1 प्लस R1। वैसे यहाँ पे देखो ये यहाँ पे तो करिए आप वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस इज ई, और ये जो एंगल होगा टोटल ये ऊपर वाला 2 मानना होगा, नीचे वाला R2 है, 2 प्लस R2, तो ई इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस कितना हो गया बोलो R2, ठीक है। सो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं और इसको ऐड करते हैं। सो एडिंग 1 एंड 2, 1 प्लस 2 करेंगे, 1 प्लस 2 करेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, आई प्लस ई इज इक्वल टू, बोलिए क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस R1 प्लस क्या भाई R2। अब 1 प्लस 2 जो है ध्यान से देखेंगे इधर इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल का नाम बोलिए क्या है, यहाँ कर्सर चल रहा है पी क्यू के, देखो ध्यान से पी क्यू के, अंदर वाले दोनों एंगल हैं 1 और 2 और बाहर वाला है डेल्टा, सो बाहर वाला इज इक्वल टू अंदर वालों का सम, सो डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस 2, मतलब 1 प्लस 2 को हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा, तो इसकी जगह आप डेल्टा लिख देंगे। सो आई प्लस ई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस R1 प्लस R2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ पहुंचने वाले हैं हम, सिर्फ ये R1 प्लस R2 ये प्रूव करना है, पहुंच गए, समझे बात मेरी। सो यदि मैं यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, ये डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा ये वाला। अब इसको प्रूव करने के लिए आपको जहाँ कर्सर चल रहा है वो देखना पड़ेगा, वो चतुर्भुज बना है क्वाड्रिलेटरल, देखो जरा ध्यान से, नाम है इसका, बोलो पी ओ क्यू जेड, पी ओ क्यू जेड दिख रहा है सबको, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है ये। इस क्वाड्रिलेटरल में चारों कोनों का जो सम होता है, सम ऑफ फोर एंगल्स 360 होता है, और इसमें ये वाला एंगल 90 है, ये वाला भी 90 है, और ये वाला ए है और ये वाला कितना है, सबको जोड़ दो, तो ए प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या बताया मैंने, 360 डिग्री। कौन से क्वाड्रिलेटरल में, पी ओ क्यू जेड में, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल था आपका ये वाला, ये इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू जेड, ये आ गया। तो अब इसमें ये जो आपका ए प्लस एंगल 3 है ये वाला, दैट इज इक्वल टू करे जाएगा तो आ जाएगा 180, ठीक है। अब आप बड़े ध्यान से देखेंगे इस क्वाड्रिलेटरल में, ये जो आपको ये नीचे की तरफ एक ट्राइंगल बनी पी ओ क्यू, इसमें तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस 3, तीनों एंगल्स का सम, कौन सी ट्राइंगल बोलो, पी ओ क्यू में जाएंगे फिर, और तीनों एंगल का सम हो जाएगा, बोलो R1 प्लस R2 और नीचे वाला एंगल है ये 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तीनों एंगल का सम क्या होता है इंटीरियर एंगल्स का, 180। सो R1 प्लस R2, अब इस इक्वेशन को बोल दो आप 4 और इसको बोल दो 5, 4 और 5 में क्या दिख रहा है, कंपेयर करो इन दोनों, तो ये 3 3 180 180, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि R1 प्लस R2 की जगह क्या लिख सकते हैं आप, ए। सो फ्रॉम 4 एंड 5, comparing 4 and 5 you will get R1 plus R2 है ये वाला, ये किसके इक्वल है, एक, दिस इज 6, तो 6 का यूज करो 3 में, R1 plus R2 की जगह क्या लिख सकते हैं आप, ए, यूजिंग 6 in 3, यूजिंग 6 in 3, तो याद है आपके पास I प्लस ई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, बिल्कुल नहीं पूछे भूल लेंगे भाई, इस चीज को बिल्कुल नहीं आप भूलेंगे प्रिज्म के लिए, आई प्लस ई इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा प्लस ए। तो ये था आपका आर्टिकल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है जी। आगे चलिए और बात करें नेक्स्ट क्या है, दूसरी रिलेशन प्रिज्म के लिए हम प्रूव करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिलेशन इज कि आपके लिए एक स्मॉल एंगल प्रिज्म दिया होगा, ठीक है, दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, और वो रिलेशन होती है ये, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म
प्रूव करेंगे स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, जो हकीकत में नहीं मिलेगा। प्रूव करेंगे डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू जो है वो प्रिज्म ग्लास से बना ना, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये म्यू मान लिया, और एरर मीडियम का इधर 1 1 बोल देंगे, एरर का 1 है इधर भी 1 है, ठीक है। एरर मीडियम एयर है ना, तो एयर का लगभग 1 होता है, ठीक है। सो फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, ये दूसरा क्वेश्चन बनता है इस पे कि प्रूव करो कि डेल्टा जो होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन एंड ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इसको शुरू करने कुछ नहीं करेंगे इसमें नया, बिल्कुल सिंपल डायग्राम बना दी जो मैंने पहले बताई, ठीक है। ये बना दिया 1 2 3 नहीं एंगल मानेंगे, तो यह डायग्राम और क्लियर होगी, तो अब बड़े ध्यान से, बाकी वही बनाने वाली। सो अब देखो इंसिडेंट रे आ गई पी क्यू, ठीक है। ये अंदर वाली रे ट्रैवल कर रही है रिफ्लेक्शन के बाद, तो इस वाले सरफेस के लिए जो सरफेस दिख रहा है इसके लिए इंसिडेंट रे बन गई, तो ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। फिर पहले रेयर टू डेंसर हुआ रिफ्लेक्शन, फिर डेंसर टू कहाँ हुआ, रेयर हुआ, ठीक है। तो बेसिक चीजें वही रहेंगी, एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अंदर वाले एंगल्स हैं R1 R2, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, मतलब ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, समझे बात। सो आगे चलें तो बात करें कि क्या करना है इसमें ये करना है, ये शुरू करते हैं। तो अब आपने इस पॉइंट पे ध्यान से सुनेंगे, स्नेल्स लॉ लगाना है। कौन से पॉइंट पे लगाना है, क्यू पे। सो एट क्यू अप्लाई स्नेल्स लॉ, क्या होता है बोलो, साइन आई अपॉन साइन अंदर वाला एंगल R1 है, R1 इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखने हैं, इधर भाई एयर है, तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आई बना एयर में, तो 5 चले गए नीचे को, और R1 जो वो प्रिज्म के अंदर बना है, देखो एंगल, तो प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, तिरछा होता है इसमें, जिसमें R1 बना, जिसमें मीडियम में R1 बना, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ जाएगा ऊपर, वो है कितना ग्लास का, म्यू मानना हुआ अपने। और एयर मीडियम मैंने बोला एयर है, तो एयर का इंडेक्स 1 होता है, तो आई जो है बेसिकली वो इधर एयर में बना है, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, तो 1 जाएगा नीचे, ठीक है। आई और आर ही मानेंगे कि बड़ी स्मॉल एंगल्स हैं, क्योंकि ये प्रिज्म ही स्मॉल एंगल है। सो आई साइन को हटा सकते हैं, R1 इज इक्वल टू, तो यहाँ से आई निकाल दो, म्यू R1, बिकॉज आई एंड आर आर वेरी वेरी स्मॉल। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप इस पॉइंट पे लगाओ अपने आर पे, सो एट पॉइंट आर, आर पे लगाएंगे। सो पहले आपने किस पे लगाया बोलो, क्यू पे, आप किस पे लगाएंगे, आर पे लगाइए। एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया इसके लिए R2, तो बन जाएगा साइन R2 अपॉन, और बाहर वाला एंगल डिफ्लेक्शन वाला एंगल इसके लिए बन गया E इज इक्वल टू ये। अब मेरे को बताओ R2 कौन सा मीडियम में बना है, R2 बना है डेंस मीडियम, उसका रिफ्लेक्टिवनेस कितना है, म्यू, म्यू है तो नीचे जाएगा तिरछा से। और ई बना है फिर रेयर मीडियम में बना ई, तो रेयर मीडियम यहाँ एयर है, तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर जाएगा 1। अगेन R2 एंड ई आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर साइन को हटा सकते हो, सो R2 बटे ई इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, समझे। तो यहाँ से आप R2 निकाल दो, या चलो यहाँ से ई निकाल दो, तो ई आ जाएगा यहाँ से म्यू आर टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ फॉर प्रिज्म आपको रिलेशन पता ही है कि आई प्लस ई क्या होता है, डेल्टा प्लस ए, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो आई और ई की, आई की वैल्यू बोलो म्यू R1, ई की बोलो म्यू R2, डेल्टा प्लस ए, म्यू कॉमन आ गया, R1 प्लस R2, ठीक है, ये 2 है, इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। अब मैंने आपको बताया था, ये प्रूव किया था मैंने पीछे, R1 और R2 इन दोनों का जो सम होता है वो बेसिकली किसके इक्वल आता है, R1 प्लस R2 का सम जो है वो पहले प्रूव किया पिछले आर्टिकल में, ए के इक्वल आता है, तो उसकी जगह ये लिख दीजिए, तो म्यू ए इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, ठीक है। इस ए को इधर लाइए, तो बन गया आपके पास डेल्टा इज इक्वल टू म्यू ए माइनस ए, और डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और इंटू ए कॉमन आ गया। सो ये आगे रिलेशन बिल्कुल नहीं भूलेंगे, स्मॉल एंगल प्रिज्म हो, क्योंकि इसमें एंगल स्मॉल है, सारे स्मॉल एंगल हैं, स्मॉल एंगल है, तो आपके पास लिबर्टी होती है कि साइन की जगह टेंजेंट लिख दो, या सिंपल एंगल लिख दो, या साइन को हटा दो, या टेंजेंट लगा दो, है ना, ये साइन को साइन हटा दो, तो लिमिट रहती है, तो उसके लिए लिखो कितनी अच्छी रिलेशन आ गई कि डेल्टा जो होता है बेसिकली वो म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब हम करेंगे कि तीसरा क्वेश्चन क्या है, इस पे बनता है प्रिज्म फॉर्मूला है नेक्स्ट। तो हम ड्राइव करने जा रहे हैं प्रिज्म फॉर्मूला, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, और वेरी सिंपल है, तो उसमें है क्या देखते हैं अभी। सो दिस इज द प्रिज्म फॉर्मूला फॉर यू, ठीक है। शुरू करते हैं, ये आपके सामने वही डायग्राम आ गई दोबारा फिर, ठीक है, तो प्रैक्टिकल एक्चुअली है, ठीक है।
तो हम शुरू करेंगे कि प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो म्यू है, वो मान लेंगे। ये म्यू निकालना है हमने बेसिकली, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, बाकी सारे वही है पुराने, ठीक है। तो नई चीज में कुछ नहीं है। जो भी डेविएशन प्रिज्म प्रोड्यूस करता है इंसिडेंट रे को, ये देखो ये इंसिडेंट रे है ओपी, तो ये कितने एंगल डेविएट हुए बोलो, डेल्टा, ठीक है। तो जो डेविएशन प्रोड्यूस करता है प्रिज्म, वो डिपेंड करती है कितनी चीजों पे। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ये प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स, ठीक है। डेविएशन जो प्रोड्यूस करता है ना प्रिज्म, उस पर डिपेंड करेगी, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है, और नेचर ऑफ जो मटेरियल है प्रिज्म, ठीक है। सो डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोल रहा था कि जो इसमें आई है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो आपका ई है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये दिख रहा है आपको ई। R1 R2 अंदर वाले एंगल्स हैं दो, और डेल्टा में यहाँ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मटेरियल ऑफ प्रिज्म का, ठीक है। और जो डेविएशन प्रिज्म प्रोड्यूस करता है वो डिपेंड करती है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, और दूसरी डिपेंड करती है एंगल ऑफ प्रिज्म पे, ठीक है। तो ध्यान सुनेंगे कि अब आपको प्रैक्टिकल करना है ये, और उसमें फिर एक ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। आपको डेविएशन एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इधर को आई है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इधर को, ठीक है। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये। सो आपको ग्राफ प्लॉट करना, तो ऐसे ग्राफ आएगा, देखो ये, ठीक है। तो शुरू में आप देखो क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप इंक्रीज करेंगे, देखो जैसे जैसे आप आई को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे आई यहाँ पे इतना था, ये आ गया, फिर आई इतना है, एंगल जब बढ़ाया आपने तो डेल्टा कम हो गया, जब आई इतना था ना तो डेल्टा इतना था, ज्यादा था मतलब, फिर आई को आपने इंक्रीज कर दिया, इतना कर दिया, यहाँ से इंक्रीज किया तो डेल्टा कम हो गया, ठीक है। फिर आई को आपने और इंक्रीज कर दिया तो डेल्टा और कम हो गया। तो शुरू में क्या हुआ कि जैसे जैसे आपने आई को इंक्रीज किया डेल्टा डिक्रीज होना शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन एक स्टेज आई कि डेल्टा डिक्रीज होते होते मिनिमम हो गया, तो इस स्टेज पे जाके डेल्टा क्या हो गया, डेल्टा एम हो गया। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। उसके बाद फिर आई को तो आप बढ़ाए जा रहे हैं, आई को तो इंक्रीज करना है, उसके बाद फिर मिनिमम होने के बाद फिर आपने आई को इंक्रीज किया तो फिर डेल्टा बढ़ना शुरू होता है, तो ये होता है प्रैक्टिकल, तो बढ़ना शुरू हो गया डेल्टा। तो शुरू में जैसे मतलब आई को तो बढ़ाना ही है, ठीक है ना, आई को तो इंक्रीज करना ही है। आई को इंक्रीज करते हैं तो डेल्टा शुरू में डिक्रीज होता है, डिक्रीज होते होते मिनिमम हो जाता है, उस डेल्टा को बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। उसके बाद फिर डेल्टा जो वो इंक्रीज करना शुरू करता है, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है। लेकिन एक चीज आपने नोट करनी कि जब जो डेल्टा मिनिमम हो जाता है तो उसके ऊपर प्रिज्म जब डेल्टा मतलब डेल्टा एम के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो तीन कंडीशन होती है प्रिज्म में, अपने ध्यान क्या होता है मतलब उस टाइम, तो उस टाइम ई इक्वल टू आई हो जाता है, ये रखना ध्यान। इन दोनों एंगलों को आप मापेंगे तो बराबर पाए जाएंगे, मतलब ई किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, आई, समझे बात मेरी। और ये अंदर वाले दो एंगल दिख रहे हैं आपको, ये R1 है, ये वाला R1 है, और ये वाला क्या है बोलो R2। तो मान लो R1 R2 भी बराबर हो जाते हैं, तो इनको मेजर करेंगे, मान लो आ रहे हैं वो, ठीक है। और एक और बड़ी अच्छी बात होती है कि जो इन अंदर रे चल रही है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, इस वाले फेज के लिए रिफ्लेक्टेड रे है, और इस वाले फेज के लिए इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो जो पी क्यू रे अंदर ट्रेवल कर रही है, दिख रही है आपको पी क्यू, ये बिल्कुल बेस के पैरेलल चलती है, मतलब ये बेस बाई जेड के पैरेलल होती है। तो पी क्यू रे जो है वो पैरेलल हो जाती है बेस बाई जेड की। तो जब प्रिज्म मिनिमम डेविएशन पोजीशन में होता है ना, ये डेल्टा जीरो डेल्टा हो जाता है, ये कंडीशन है, एंगल ऑफ इमर्जेंस बिकम्स इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अंदर वाले दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, मान लो वो आर के इक्वल हो गए, और जो अंदर वाली रे है, रे ऑफ लाइट पी क्यू है, वो पैरेलल ट्रेवल करती है बेस बाई जेड के, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, आप सिंपल आपने लिखना कि आपको पता है प्रिज्म के लिए रिलेशन होती है डेल्टा प्लस ए। जैसे ही मैं डेल्टा को डेल्टा एम लिखूंगा, जब डेल्टा डेल्टा एम के इक्वल हो जाता है ना, तो ई को क्या लिखना पड़ता है, आई, तो ई की जगह आई लिखना पड़ेगा यहाँ, बाकी सारा ऐसे लिख दो, ठीक है। प्लस क्या है, ये प्लस ए, समझे। तो आएगा आपके पास 2i, आई प्लस आई 2i हो गया, ये चलो पहले लिख दो ए प्लस डेल्टा एम बटे, अब यहाँ से आपने आई निकाल देना है, तो ए प्लस डेल्टा एम अपॉन कितना हो गया बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता लग गया आपको, यहाँ से मिनिमम डेविएशन प्रिज्म होता है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है आपका, ठीक है। तो आगे यदि हम बात करें तो फिर आपको पता है ये जो अंदर वाले दोनों एंगल्स होते हैं R1 R2, ये यहाँ ए मार के ये लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। R1 प्लस R2 जो होता है ये किसके इक्वल होता है बोलो, ए के इक्वल बताया मैंने,
लेकिन ये तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, R1 ओवर R2 लिखो और वो R ही है, तो R प्लस R हो गया, इज इक्वल टू A हो गया। तो यहाँ से 2R इज इक्वल टू A हो गया, और R जो है बेसिकली वो आपका A/2 हो गया। तो देखो भाई I भी पता लग गया, R भी पता लग गया। तो स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ बोलता है कि प्रिज्म का जो मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है दैट इज इक्वल टू साइन I बटे क्या होता है, साइन R, क्योंकि दोनों एंगल अंदर वाले तो बराबर है, R है, R के बराबर है। तो आप वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास म्यू आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू बोलो साइन I की वैल्यू बोलेंगे A प्लस डेल्टा M बटे ये वाला 2, A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन A साइन R डिवाइडेड बाई साइन R की वैल्यू कितनी है A/2। तो दिस इज योर प्रिज्म फॉर्मूला, ये है आपका प्रिज्म फॉर्मूला। क्या है बोलो, म्यू इज इक्वल टू, पढ़िए, साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 अपॉन साइन A/2, समझे आप? ये था आपका प्रिज्म फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M, हाँ इसके नीचे अपॉन 2 अपॉन साइन A/2, आर की जगह क्या लिखेंगे, A/2 को जब पुट किया है, तो आई और आर निकाले और यहाँ पुट कर दिया, प्रिज्म फॉर्मूला आ गया। तो ये तीसरा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, ड्राइव प्रिज्म फॉर्मूला। सो व्हाट वाज दिस आर्टिकल, प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव करा हमने, प्रिज्म फॉर्मूला ये था। सो आगे चलें तो बात करेंगे कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये, नेक्स्ट हम करेंगे बात कि ये है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सो डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो है बेसिकली वो सबको पता है कि जब प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट गिरती है ना, और वो 7 कलर्स में प्रिज्म उसको स्प्लिट कर देता है, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सो व्हाइट लाइट इसके ऊपर गिरी, ये प्रिज्म है आपका, ठीक है। तो ये 7 कलर्स में देखो, ये पहले रेयर टू डेंसर गई, फिर डेंसर टू कहाँ गई, रेयर, वो तो बेसिक चीजें वही रहेंगी, रेयर टू डेंसर जाती है नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, डेंसर टू रेयर जाएगी तो नॉर्मल से अबे बेंड होगी, ठीक है। तो फिर ये स्क्रीन रखी है, तो स्क्रीन के ऊपर आपको 7 कलर्स दिखेंगे, और ये वॉयलेट होगा, यहाँ इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और ऊपर की तरफ जो वेवलेंथ है इनकी वो इंक्रीज होती है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होगी। सो रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा, सबसे कम वॉयलेट कलर, लैम्डा वॉयलेट के लिए लेस होता है, ठीक है जी। सो ये उसको बोलते हैं dispersion of light. So it is a phenomenon of splitting of white light into 7 colors when this light falls on prism, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा कलर होगा, तो देखो ना, यहाँ से व्हाइट लाइट जा रही थी, सबसे ज्यादा डेविएट जो नीचे को मुड़ा, ये इसमें ज्यादा डेविएशन हुआ है, कौन सा कलर है, वॉयलेट। तो वॉयलेट कलर ज्यादा डेविएशन क्यों सफर करता है, ठीक है, मतलब वॉयलेट कलर का जो डेविएशन होता है, डेविएशन क्या बताया मैंने, डेल्टा, तो डेल्टा वी जो होता है वो वॉयलेट कलर का वो ज्यादा होता है डेल्टा रेड से, मतलब जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट गुजरती है तो कौन सा कलर ज्यादा डेविएट होता है, रेड की वॉयलेट, वॉयलेट। तो इसको आप प्रूव करेंगे कि क्यों, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉज ऑफ डिस्पर्शन, क्या बोलते हैं, कॉज ऑफ डिस्पर्शन। सो कॉज ऑफ डिस्पर्शन जो है वो थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर क्या होता है ये कॉज ऑफ डिस्पर्शन देख लेते हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं और बात करते हैं कि आगे क्या है, आगे है ये, मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम, ये है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये देखिए, ठीक है ना। सो डिस्पर्शन ऑफ लाइट में बेसिकली ये, सो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जब लाइट आपकी प्रिज्म के ऊपर पड़ेगी तो इट विल गेट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, ये देखिए दिख रहा है ना, ये व्हाइट लाइट पड़ी, ये देखिए 7 कलर में सबसे ऊपर कौन सा दिख रहा है, रेड, सबसे नीचे वायलेट, और ऊपर की तरफ जो वेवलेंथ है वो बढ़ती है, तो लैम्डा रेड कलर का सबसे ज्यादा और लैम्डा वायलेट कलर का सबसे, नाम याद रखेंगे बिल्कुल नहीं भूलेंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, वेव, ठीक है जी। सो ये होता है आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आगे हम पढ़ेंगे कि इसका कारण क्या है, इसका कारण है ये है इसका कारण, कॉज ऑफ डिस्पर्शन। चलो इसको बाद में लेते हैं, जो आपका इसका जो कारण है वो स्टडी करेंगे अभी।
सो कॉज ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है जी। सो कॉज ऑफ डिस्पर्शन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। मतलब इसमें ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई जो वॉयलेट कलर है वो ज्यादा डेविएट होता है, वॉयलेट कलर का डेविएशन ज्यादा होता है किससे, रेड कलर के डेविएशन से, ठीक है, बोलते हैं बात। सो ये प्रूव करना है व्हाई वॉयलेट कलर डेविएट्स मोर देन रेड कलर व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। सो भी ध्यान सुनेंगे, अकॉर्डिंग टू एक साइंटिस्ट थे कॉची, कॉचीज फार्मूला है ये। अकॉर्डिंग टू कॉचीज फार्मूला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मटेरियल ऑफ प्रिज्म, जिससे प्रिज्म बना हुआ है वो ग्लास है ना, तो म्यू जो होता है बेसिकली वो ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा 4 एंड प्लस सो ऑन। ये फॉर्मूला ए, और ए बी सी जो है वहाँ पे वो कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, ए बी सी क्या है, कांस्टेंट्स हैं यहाँ पे। और यदि ए बी सी आपके कांस्टेंट्स हैं तो इनको बोलते हैं कॉचीज कांस्टेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, कॉचीज कांस्टेंट्स। ए बी सी कांस्टेंट्स हैं, इनको बोलते हैं कॉचीज कांस्टेंट्स। और लैम्डा जो है बेसिकली वो वेवलेंथ ऑफ लाइट है। ए बी सी कांस्टेंट्स हैं और जो लैम्डा है बेसिकली वो क्या है बोलो, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। सो जो प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट हुई, ठीक है। म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आपको पता ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास से बना है ना प्रिज्म। सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और ध्यान से देखेंगे, ध्यान सुनेंगे। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, पहले तो आपने ये पढ़ा कि जो वेवलेंथ होती है रेड लाइट की वो ज्यादा होती है किससे, वॉयलेट से, ये पढ़ा आपने, ठीक है। इसको ऐसे नहीं बोलना तो ऐसे भी बोल सकते हो कि वॉयलेट लाइट की जो वेवलेंथ है वो लेस होती है किससे, रेड लाइट की वेवलेंथ से, ये लिख दिया, ठीक है। सो नाउ आपने ये भी पढ़ा कि जो डेविएशन प्रोड्यूस करता है प्रिज्म वो होती है म्यू माइनस 1 इंटू ए, वेरीज एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो दिस इज डेविएशन। सो मतलब जो डेविएशन है बेसिकली वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है डायरेक्टली, ठीक है। अब आपने ये यहाँ पे देखा कि अब इसको और इसको देखो, म्यू और लैम्डा में क्या रिलेशन चल रहा है, जहाँ लैम्डा कम होगा वहां म्यू ज्यादा, देयरफॉर यहाँ लिख देंगे क्योंकि बिकॉज वॉयलेट कलर के लिए वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का वॉयलेट कलर के लिए क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर रेड कलर, ये होने वाला है इस इक्वेशन से, ठीक है। एक बार फिर म्यू इनवर्सली है मतलब लैम्डा के, ठीक है, जिसका लैम्डा कम है, किसका लैम्डा कम है, वॉयलेट कलर, तो वॉयलेट कलर के लिए प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा इनवर्सली, जिसके लिए लैम्डा कम है उसके लिए म्यू ज्यादा होगा। लैम्डा किसके लिए कम है, वॉयलेट के लिए, तो म्यू ऑफ प्रिज्म, म्यू ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर वॉयलेट लाइट इज ग्रेटर देन म्यू फॉर रेड लाइट, म्यू ऑफ प्रिज्म फॉर रेड लाइट, म्यू ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर रेड लाइट, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद ना हुआ यू नो दैट डेल्टा जो है वो तो म्यू पे डिपेंड करता है, इक्वेशन लिखेंगे। सो डेल्टा जो म्यू के साथ वो डेल्टा के साथ हो जाना है, तो आप फिर इसको लिखेंगे एज ये चीज इससे बड़ी है, म्यू बी इज ग्रेटर देन व्हाट, म्यू आर, देयरफॉर जो म्यू के साथ हुआ वही डेल्टा के साथ होना है, सो डेल्टा बी भी फिर ग्रेटर होगा इस इक्वेशन से डेल्टा आर से ज्यादा। इसका मतलब डेविएशन वॉयलेट कलर का ज्यादा होगा किससे, रेड कलर से, दैट्स व्हाई वॉयलेट कलर डेविएट्स मोर। व्हाइट लाइट में जो 7 कलर्स होते हैं उनमें जो वॉयलेट कलर होता है वो सबसे ज्यादा डेविएट होता है और रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है, इसको प्रूव करना है। सो दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़े और बात करें कि आगे क्या है। सो आगे है आपके ये इससे पहले हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्या होता है, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। सो ये पढ़ने जा रहे हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट नाम से, स्कैटरिंग मतलब होता है फैल जाना, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम ये बोलेंगे कि जैसे सन से जो लाइट आ रही है, ठीक है, सन है, सन से जो लाइट आ रही है ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ है। सो यहाँ जब वायुमंडल में वो एंटर होती है, ये वायुमंडल है मान, तो इसमें आपको पता है बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं और बहुत सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं,
ठीक है, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सो जब इनके ऊपर लाइट गिरती है ना, ये जो सन से आ रही है, ये क्या आ रही है, सन से लाइट आ रही है, तो इनके ऊपर गिरती है तो ये इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारे, क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर दोबारा इसको ये री एमिट करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग लाइट, ठीक है। लाइट कमिंग फ्रॉम सन, जब आपके एटमॉस्फेयर, जब आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से वो, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है, तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, ये सारे उस लाइट को क्या कर लेते हैं भाई, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर इसको री एमिट करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। लेकिन ये रखना ध्यान की जिनके ऊपर लाइट गिरी, जैसे एटम्स थे और क्या थे, डस्ट पार्टिकल्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स थी, वाटर वेपर्स थे, इनको बोलते हैं स्कैटरर्स। व्हाट आर दे कॉल्ड, स्कैटरर्स। ये अब स्कैटरर कौन है, जो लाइट को स्कैटर करेगा, वो कौन है, ये सारे मैंने बताए। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की कंडीशन ये है कि जो स्कैटरर है, साइज जो है स्कैटरर का, साइज जो है स्कैटरर का, साइज ऑफ स्कैटरर दैट शुड बी वेरी मच लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट जो इनके ऊपर पड़ी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंडीशन है स्कैटरिंग की, ध्यान से सुन लो। क्या बोला मैंने, जो साइज है स्कैटर का, दैट शुड बी वेरी वेरी लेस देन व्हाट, वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन दीज स्कैटरर्स, तभी स्कैटरिंग होगी, ठीक है। सो रलेफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि जो लाइट स्कैटर हुई इन मॉलिक्यूल्स, इन डस्ट पार्टिकल्स या वाटर वेपर्स या के वाटर ड्रॉपलेट्स, जहां से लाइट स्कैटर हुई, जो इंटेंसिटी है स्कैटर लाइट की, अकॉर्डिंग टू रलेफ, इंटेंसिटी ऑफ scattered light, SCATTERET, intensity of scattered light जो है, intensity of scattered light जो है, that is inversely proportional to wavelength की पावर 4, जो लाइट इंसिडेंट हुई उसकी वेवलेंथ है लैम्डा, ये फाउंड फैक्ट है, ठीक है। कौन से साइंटिस्ट बोल रहे हैं, रिलेफ, RAYLEIGH, ये है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिलेफ, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो ये रखना आपने ध्यान, तो ये थी स्कैटरिंग। तो और मैंने सिंपल बता दिया कि स्कैटरिंग की कंडीशन ये नहीं भूलनी है आपने कि साइज ऑफ स्कैटर शुड बी वेरी मच लेस देन व्हाट वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द स्कैटर, ओके। सो इसमें 3-4 क्वेश्चन हैं जो बड़े ध्यान से अब आपने सुनने हैं मेरे से। पहला है कि स्कैटरिंग के ऊपर कि वाई जो स्काई है आपका वो ब्लू अपीयर क्यों होता है, वाई डज स्काई अपीयर ब्लू, ठीक है, वाई डज स्काई अपीयर ब्लू, ध्यान सुनेंगे, बिल्कुल सिंपल। अब आपको बताइए कि जो बीप की ओर बताया था मैंने, ये बताया था आपको बीप की ओर, ऐसे बताया था, ऊपर की तरफ वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है, और नीचे की तरफ वेवलेंथ घटती है, तो ऊपर की तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है, तो मतलब ये रीजन ब्लूइश ही होता है। वॉयलेट इंडिगो और ब्लू ब्लू कलर होते हैं लगभग, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ब्लू का कंपैरिजन होगा रेड से, ठीक है। तो अब आप देखो कि वेवलेंथ ब्लू कलर की रेड की तुलना में कम है, तो वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, you can say wavelength of blue light is less than wavelength of red light। यदि वेवलेंथ ब्लू लाइट की कम है तो उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, ठीक है। तो आपने सिंपल किया ना कि वेवलेंथ ब्लू लाइट की कम है इसलिए उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, ज्यादा स्कैटरिंग होगी तो फैल गया है और दिख रहा है ऊपर स्काई में, दैट्स व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। सिंपल, वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज लेस देयरफॉर ब्लू कलर स्कैटर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड, भाई जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड क्यों होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड का बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, दो दो नंबर में, ये वाला भी, ये वाला भी, और है आगे। डेंजर सिग्नल रेड क्यों होते हैं, फिर वही, अब रेड की वेवलेंथ क्या बताऊं, तो ज्यादा है, ठीक है। जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी, रेड की वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, तो उसकी मतलब स्कैटरिंग क्या होगी, उसकी कम होगी, कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, रिलीफ के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो आपने सिंपल लिखना कि वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मोर, देयरफॉर रेड कलर स्कैटर्स लेस, ठीक है। रेड लाइट कम स्कैटर होती है, इट स्कैटर्स लेस, समझे बात मेरी। जब स्कैटरिंग ही लेस होगी तो स्कैटर में जो फैल नहीं पाएगा, तो एक जगह इकट्ठा रहेगा, ऐसे समझो, तो दूर तक दिखेगा। जैसे डेंजर सिग्नल कैसे होंगे, तो दूर दूर तक लोग आगे, मान लो डेंजर सिग्नल है, जैसे मान लो आपका रेड लाइट हो गई बोलते हैं, जैसे ट्रैफिक चला होता है ना, तो रेड लाइट में रेड कलर है, वहां पे रेड ही क्यों है,
क्योंकि रेड स्कैटर कम होता है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए वो स्कैटर कम होता है, वो फैलेगा नहीं, वो इकट्ठा रहेगा। ठीक है, इकट्ठा रहेगा एक जगह ही। इसका मतलब दूर दूर तक जो व्हीकल्स खड़े हैं पीछे उनको भी दिखेगा। इट कैन बी सीन फ्रॉम लॉन्गर डिस्टेंसेस। कौन सा कलर? रेड कलर। तो डेंजर सिग्नल रेड क्यों होते हैं? बिकॉज रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है इसलिए इसकी स्कैटरिंग कम होती है, और इट कैन बी, देखो इसकी स्कैटरिंग कम हुई, देयरफॉर इट कैन बी सीन अप टू लॉन्गर डिस्टेंसेस। ठीक है, सो ये थे। और एक और चीज की, ये जो स्काई है ये अपीयर ब्लू होता है ना, लेकिन यदि पोल्यूशन है आपके एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन है ना, तो फिर पोल्यूशन में क्या होगा? और पार्टिकल्स आ गए। ठीक है, और पार्टिकल्स आ गए आपके एटमॉस्फेयर में, तो फिर ये कंडीशन हो गई नहीं होती उस टाइम। स्कैटरर का साइज फिर बढ़ गया, स्कैटरर का साइज बढ़ गया, जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं एटमॉस्फेयर में वो बेसिकली स्कैटरर्स होंगे, उनका साइज बड़ा हो जाएगा किससे? वेवलेंथ से। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा वहां पे, तो फिर आपको ब्लू नहीं दिखेगा स्काई। यदि पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है आपका, पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर है, स्काई आपको ग्रेइश दिखेगा, ग्रेइश कलर दिखेगा। ठीक है, ग्रेइश दिखेगा, ग्रे कलर का दिखेगा। क्यों दिखेगा? बिकॉज स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी। जो पोल्यूटेंट्स हैं उनका साइज क्या बताया, तो स्कैटर का काम करेंगे लेकिन उनका साइज जो है वो लाइट जो उनके ऊपर पड़ेगी, उनका साइज उस लाइट की वेवलेंथ से क्या होगा? ज्यादा होगा, इसलिए वेव स्कैटरिंग वहां वैलिड नहीं होगी। इसलिए आपको जो आसमान है वो कैसा दिखेगा? ग्रेइश दिखेगा। और इसके आगे आता है एक छोटा सा क्वेश्चन कि वही क्या है वो क्वेश्चन, कि ये है नेक्स्ट, ये दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला। इससे पहले एक और है ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे वो ब्लू कलर वाला एक सीरीज में आ गया, तो डेंजर सिग्नल्स रेड क्यों होते हैं? वो दूसरी में आ जाएगा, स्काई अपीयर ब्लू क्यों होता है? एक सीरीज में आ गया, दूसरी सीरीज में आ जाएगा कि डेंजर सिग्नल्स रेड क्यों होते हैं, तो तीसरी में आ जाएगा ये वाला जो दिख रहा है आपको सामने। ठीक है, सुबह के समय यदि हम देखें मॉर्निंग में, तो जो सन है वो कैसा दिखता है? बोलो, रेड कलर का दिखता है। और सनसेट के टाइम भी देखें तो कैसा दिखता है? रेड दिखता है। वाई सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। ठीक है, तो इसको करेंगे, ध्यान सुने, बड़ा सिंपल सा। देखो ये, देखो ये हमने पृथ्वी का ये वायुमंडल ये बना दिया हमने अर्थ। अर्थ आपको पता ही है स्फेरिकल शेप की मानते हैं हम ऐसे, तो ये अर्थ आ गई सारी, और ये आ गया पृथ्वी का वायुमंडल, ये दिख रहा है सारा, ये सारा वायुमंडल है। इसमें बहुत सारा गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये सारा वायुमंडल आ गया। लगभग वायुमंडल का एक्सटेंशन 450 किलोमीटर तक का भी ऊपर, पृथ्वी का जो वायुमंडल है ना, अर्थ एटमॉस्फेयर का जो एक्सटेंशन है अर्थ सरफेस से, वो लगभग 450 किलोमीटर तक है। तो सन तो बहुत दूर है ना। तो क्वेश्चन आप शुरू करते हैं, डायग्राम बन गई, ये वायुमंडल दिखा दिया, ये आप दिखा दी, ऑब्जर्वर यहाँ आप खड़े हैं, सवेरे आप देख रहे हैं सन को, ये सवेरे वाला सन है, दिख रहा है, देखो राइट, देखा? हाँ ये दिख गया, मान लो सुबह ही है, ये दिख गया। ठीक है, सो और ये तुलना करेंगे, इसको कंपैरिजन करेंगे जो दोपहर वाला सन होता है, दोपहर वाला सन जो होता है वो ये है, ये इसके साथ इसकी कंपैरिजन करेंगे कि वो रेड नहीं दिखता तो वाइट दिखता है ना, सवेरे वाला रेड क्यों दिखता है। क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो देखो जी सवेरे वाले सन से जो रे ऑफ लाइट चली ऑब्जर्वर की तरफ, ये चली, देखो ये देखो, ये देखो, ये जहाँ कर्सर चल रहा है, जैसे ये रे ऑफ लाइट चली तो आपने देखा कि इसने एटमॉस्फेयर के अंदर ये वाली डिस्टेंस ट्रैवल करी, यहाँ से लेके यहाँ तक। और जो ओवरहेड सन, दोपहर वाला सन जो होता है उसको बोलते हैं, बिल्कुल सिर के ऊपर होता है ना वो, ओवरहेड सन लिख दिया मैंने, ये ओवरहेड सन है, इससे रे ऑफ लाइट चली, तो ये देखो इसने तो यहाँ एटमॉस्फेयर के अंदर इतनी सी डिस्टेंस ट्रैवल करी। तो मुझे बताओ ये वाली डिस्टेंस इतनी है और ये वाली डिस्टेंस इतनी है, कौन सी ज्यादा है? जो सवेरे वाले सन से चली, जो सनराइज वाला या सनसेट वाला सन है, वहां से जो रे ऑफ लाइट चली उसने एटमॉस्फेयर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करी एज कंपेयर टू जो कहाँ से चली? ओवरहेड सन से। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें अब आपको पता है ज्यादा डिस्टेंस एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैवल कर रही है, तो इसमें जो ब्लू लाइट है वो ज्यादा स्कैटर हो जाएगी एज कम्पेयर टू यहाँ, समझे ना, स्कैटरिंग ज्यादा होगी मतलब इस केस में। और स्कैटर कौन कलर ज्यादा करता है? इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी कम है वेवलेंथ ब्लू की, तो ब्लू कलर स्कैटर्स मोर। मतलब ये जो लाइट आपकी आंख में पहुंचेगी यहाँ, ये डिप्राइव्ड ऑफ, मतलब इसमें ब्लू कलर नहीं होगा, इट विल बी रिच इन रेड कलर, समझे बात मेरी? सो आपको ये कैसा दिखेगा सन? फिर रेड दिख जाएगा एज कम्पेयर टू ओवरहेड सन, बिकॉज उसमें उसमें उसने एटमॉस्फेयर के अंदर कम डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो स्कैटरिंग कम होगी। और किस कलर की स्कैटरिंग कम होती है? ब्लू की, तो ब्लू कलर स्कैटर्स लेस ये एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, सो ये था कि सन
रेडिश क्यों दिखता है ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज? तो आपने लिखना कि ये रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस, इसको बोलते हैं सन नियर होरिजन, क्या बोलते हैं उसको, सवेरे वाला और शाम वाला सन होता है उसको बोलते हैं सन नियर होरिजन, HORIZON, सन नियर होरिजन। तो वहां से रे ऑफ लाइट जो चलती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है एज कंपेयर टू व्हाट, जो ओवरहेड सन से चलेगी। इसका मतलब इसमें ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है, और ये जो लाइट आपकी आंख तक पहुंचती है ये रीच रीच होती है रेड कलर से। इसमें ज्यादा मात्रा में कौन सा कलर होता है, रेड होता है, और रेड आपको दिख जाता है, ठीक है। सो दिस लाइट इज डिप्राइव्ड ऑफ ब्लू कलर बिकॉज ब्लू कलर scatters more and this light is rich in red color, ठीक है, and therefore sun appears red, okay। so large scattering किसकी हुई, ब्लू कलर की, ब्लू लाइट स्कैटर हो गई और रेड लाइट ज्यादा स्कैटर नहीं हो पाई, आपको दिख गई, इसका मतलब सन कैसा दिखा, रेड एज कम्पेयर टू ओवरहेड सन। तो जहाँ ये एटमॉस्फेयर के अंदर डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगी तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग भी कम होगी। ओके नेक्स्ट चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसी के ऊपर स्कैटरिंग के ऊपर ये क्वेश्चन है लास्ट की, यदि हम बात करें तो जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स, सो क्लाउड्स जनरली आपको व्हाइट दिखते हैं, क्या क्वेश्चन, व्हाई आर क्लाउड जनरली व्हाइट, व्हाई क्लाउड्स जनरली अपीयर व्हाइट, ठीक है। सो वही, क्योंकि इसमें स्कैटरिंग नहीं हो पाती है, स्कैटरिंग नहीं हो पाती है, इसका मतलब क्या हो गया कि स्कैटरिंग की कंडीशन क्या है, क्या बताया था मैंने कि जो साइज होना चाहिए स्कैटरर का, स्कैटरर ना, जो साइज है स्कैटरर का वो इस केस में लेस लेस होना चाहिए, लेकिन इस केस में ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसलिए स्कैटरिंग नहीं हो पाती, नो स्कैटरिंग, ठीक है। सारे कलर इक्वली स्कैटर हो जाते हैं, इक्वली स्कैटर हो जाते हैं तो फिर व्हाइट लाइट दिखेगी आपको, ये इसका फर्क, ठीक है। क्योंकि क्लाउड्स हैं उसमें पार्टिकल्स का जो साइज रहता है वो बड़ा रहता है, डस्ट पार्टिकल्स हैं या वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो ज्यादा बड़े साइज के होते हैं, साइज भी यदि बड़ा है तो किससे बड़ा हो गया वो, वेवलेंथ से, तो फिर आपकी स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी। देखो ना, साइज का मतलब सिंपल है, साइज का मतलब होता है डायमीटर, डायमीटर ले लो, जैसे मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप का है तो ये डायमीटर हो गया इसमें, है ना, डायमीटर का यूनिट क्या होगा, मीटर, और वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो वेवलेंथ भी मीटर में आ गई, ये भी मीटर में। अब यहाँ जो नंबर है वो है बेसिकली ये नंबर, मान लो यहाँ यहाँ नंबर 3.2 है और यहाँ नंबर जो है वो आपका 2.2 है, तो इसका मतलब बड़ा नहीं हो गया इससे, ये बोलने का मतलब साइज का मतलब समझ लो कि डायमीटर की बात हो रही है, वेवलेंथ का यूनिट मीटर ही होता है, तो बस वो नंबर का कंपैरिजन है सिर्फ, ठीक है ना। स्कैटरिंग के लिए ये चीज क्या होनी चाहिए, स्कैटरिंग होने के लिए ये चीज यहाँ लेस लेस होनी चाहिए तभी होगी स्कैटरिंग, इस अंडर दिस कंडीशन नो स्कैटरिंग टेक्स प्लेस। तो ये हुआ वाइट क्लाउड्स के केस में, उसमें पार्टिकल जो स्कैटर्स थे उनका साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से ज्यादा, इसका मतलब रिलीफ स्कैटरिंग यहाँ नहीं हो पाई, नहीं हो पाई तो सारे कलर जो व्हाइट लाइट में होते हैं वो इक्वली स्कैटर हो गए, कितने कलर्स होते हैं व्हाइट लाइट में, 7 कलर्स, वो इक्वली स्कैटर हो गए, बड़ा वाला क्या लिखा, द क्लाउड्स कंसिस्ट ऑफ डस्ट पार्टिकल, बिल्कुल ठीक, वाटर ड्रॉपलेट्स होती है क्लाउड्स में, देयर साइज ही आई देखो मेन बात, देयर साइज इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू वेवलेंथ, ये बोला मैं, वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम द सन, उनके लाइट गिरी उसकी जो वेवलेंथ है उससे उन स्कैटरर्स का साइज बहुत ज्यादा है, इसका मतलब लेव स्कैटरिंग हो सकती है, लेव स्कैटरिंग इज नॉट एप्लीकेबल, वो कब एप्लीकेबल होती है, इस केस में होती है साइज ऑफ स्कैटरिंग वेरी वेरी लेस देन ओ लैम्डा से, सो ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड इक्वली, ये वो सारे कलर इक्वली स्कैटर हो गए, फिर ब्लू है चाहे रेड है वो इक्वल स्कैटरिंग हो गई, ठीक है। हेंस द लाइट जो हम रिसीव करेंगे, हेंस द लाइट बी रिसीव थ्रू द क्लाउड्स हैज ऑल द कलर्स ऑफ लाइट, all the colors means वो white light, सारे colors कौन सी light में, as a result of this we receive almost as light white light, therefore clouds are generally white, ये है मेन चीज, ठीक है। ओके देन आज के लिए फिर इतना ही, ओके।